Assalamualaikum. We are going to start the hematology medicine, and इसमें first of all we'll cover the RBC disorders और उसमें we will discuss about the anemia first. So इसमें से आपका 1 SCQ आएगा in the medicine and 5 MCQs आएंगे. So anemia, सबसे पहले anemia जो है it is defined as what? Reduction in the number of RBCs. Means कि आपकी blood vessels के अंदर सोचें कि RBCs जो एक normal amount में present थे वो नहीं होंगे, ठीक है. और हम उसको मेजर किस तरह से करते हैं कि RBCs कम हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ हेमाटोक्रेट, ठीक है. मींस के RBCs का हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा या RBCs का हेमाटोक्रेट जो उनका होगा RBCs का वो कम हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कि जब भी हमारी अनीमिया के केसेस में जब भी हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में RBCs कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो क्या होगा. नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो था वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा था और हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था. लेकिन अब जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी टिश्यूज़ को? नहीं जाएगी. अब टिश्यूज़ को जब ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी तो टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को मांगेंगे, ठीक है. तो हमारी बॉडी जो है वो एक रिस्पॉन्स शो करेगी, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देगी, जिससे किसी ना किसी तरह वो कोशिश करेगी कि मैं किसी ना किसी तरह जो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं जा रहा ड्यू टू रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन मैं पूरा करूँ. उसके लिए वो क्या करेगा, हार्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देगी बॉडी, ठीक है. सो इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट वो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म है जो एक्चुअली हम इस केस में देखेंगे बॉडी के अंदर. इसके अलावा क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व की. ये बात याद रखनी है कि जब भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी इट मीन्स कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है. और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब भी हमारी ये होगी कि कर्व, तो हमारी जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी ज़्यादा हो गई है. तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होगी. उसके बाद क्या है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म, एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम. अब ये सारे मैकेनिज़म्स, कार्डियक आउटपुट का ज़्यादा हो जाना, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन कर्व और तीसरा एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को नहीं जा रही हम वो पहुँचा दें, ठीक है. उसके बाद आता है कि सिम्टम्स ऑफ अनीमिया आना शुरू हो जाते हैं. जब ये इस तरह की हमारी बॉडी में स्टेट आती है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट होते हैं, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हुआ होता है, इन लोगों का टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है, तो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. बॉडी अब सिम्टम्स भी तो शो करेगी ना. ये अल्लाह ताला की एक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि कोई भी मसला हो बॉडी के अंदर तो सिम्टम्स शो करती है, ताकि वो सिम्टम्स हमें नज़र आएँ, पेशेंट कंप्लेन करे और हम उसको ट्रीट करें. तो वो सिम्टम्स जो शो होना शुरू हो जाते हैं, लाइक आपको पता है पैलर होना शुरू हो जाता है, बंदा फटीग होना शुरू हो जाता है, थक जाता है जब उसके टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता, ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, तो बॉडी पूरी जो है वो थकी थकी फील करती है, फटीग हो जाते हैं ये लोग, बहुत ही जो है वो उनका हार्ट बीट तेज़ हुई होती है, पैलर हो जाते हैं. तो ये सारे जो है सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. अब सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि वो जो अनीमिया हुआ है वो कैसा है. अनीमिया जो है वो स्लोली डेवलप हुआ है या रैपिडली डेवलप हुआ है, उसकी बेसिस पे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं बॉडी में. इसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसमें फिर हमें बहुत सीवियर एनीमिया हो जाए तो उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हर किसी को नहीं देना शुरू कर देते. जब हीमोग्लोबिन जो है वो 7 से कम हो, या इसके अलावा जो एल्डरली लोग होते हैं जिनके अंदर कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है. ये नहीं है हमने हर पेशेंट को पकड़ के ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना शुरू कर देनी है कि इनके जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है तो जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो. नहीं, उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है. सो कोई भी हमारा एनीमिया का पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपने उससे क्या क्या पूछना है, उससे फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, कुछ चीज़ों की ब्लीडिंग की हिस्ट्री पूछनी है, कुछ क्रोनिक इलनेसेस का पूछना है और कुछ इंजेक्शंस का पूछना है, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या चीज़ है, क्यों हम करते हैं. अब अनीमिया जो होता है ना, अनीमिया उसमें हम ना उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है. मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मीन्स कि जो RBC का साइज़ है वो कैसा है. अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो नॉर्मल आपके पास होता है वो 80 से 100 हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं याद करने के लिए, 80 to 100. अगर 80 से कम होगा तो इट मीन्स के MCV जो है वो कम है, तो माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा, मीन्स छोटे छोटे सेल्स हो जाएंगे आपके पास. और अगर 100 से ज़्यादा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है तो यू नो दैट सेल्स आपके पास बड़े हो जाएंगे, दैट इज़ मैक्रोसाइटिक अनीमिया. तो ऑन द बेसिस ऑफ MCV हम क्लासीफाई करते हैं कि वो माइक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया हो सकता है, मीन्स उसमें नॉर्मल होगा 80 to 100, 100 से ज़्यादा होगा तो मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा. ठीक हो गया. देखते हैं
तो ये हमारी इरफान मसूद में इसकी क्लासिफिकेशन अच्छी लिखी हुई थी। तो यहाँ से मैंने आपको बताना है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया जो है ये कब होगा, जब MCV जो है वो आपकी 80 से कम है, ठीक है। और ये 4 जगहों पे आपकी माइक्रोसिटिक एनीमियाज आपको मिलते हैं, मींस RBCs आपको छोटे छोटे मिलेंगे इसमें। वो कौन सी हैं 4 चीज़ें? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा आपका थैलेसीमिया, तीसरा आपका एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, और चौथा आपका है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये आपकी दोनों कैटेगरीज़ में आता है, माइक्रोसिटिक में भी आता है और मैक्रोसिटिक में भी आता है। दूसरे जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है उसकी जो एग्जांपल्स आती हैं उसमें आपको जो है वो फेमस नाम पता है, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें विटामिन B12 और फॉलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा आपको जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अलावा जो मैक्रोसिटिक एनीमियाज आपको मिलते हैं उसमें वी हैव द एल्कोहलिक लिवर डिजीज़, वी हैव द हाइपोथायराइडिज्म, वी हैव द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स, ठीक है। सो दीज आर द मैक्रोसिटिक एनीमियाज। फिर नॉर्मोसिटिक एनीमियाज के एग्जांपल्स में आता है, 2 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, लो रेटिकुलोसाइट काउंट एंड हाई रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट समझ लें कि RBCs जो बन रहे होते हैं उनकी एक लीनिएज में एक स्टेज आती है RBCs की। जैसे हम होते हैं ना, हम सबसे पहले छोटे से बच्चे होते हैं, न्यूनेट होते हैं, फिर इन्फेंट होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर अडल्ट, और फिर वी हैव यंग, हम बूढ़े हो जाते हैं। इसी तरह RBCs भी ऐसे ही होते हैं। तो उस दौरान जब RBCs अपनी मैच्योर फॉर्म में जा रहे होते हैं, पूरे रेड कलर के प्यारे से बनते हैं, उस दौरान एक स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट की, ठीक है। सो अगर वो लो रेटिकुलोसाइट काउंट होगा, नॉर्मोसिटिक मतलब कि उनका साइज़ तो ठीक है लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो लो है, तो उसमें वी हैव दीज कॉजेज़। और अगर वो उसका साइज़ उतना ही है, मतलब ठीक है RBC का, लेकिन हाई रेटिकुलोसाइट काउंट है, तो फिर हमारे पास ये डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक हो गया। इनमें से हम इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो 20 के बाद वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी कि एनीमिया क्या होता है और कॉम्पनसेटरी हमारी बॉडी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म शो करती है जब बॉडी में RBCs कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो क्या कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं और एनीमिया की क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, और कौन सी टाइप्स होती हैं एनीमिया की। अब किसी भी एनीमिया का पेशेंट में आपका ये डेविडसन का टेबल है बहुत ही अच्छा बना हुआ, कि कोई भी एनीमिया का पेशेंट है, एनीमिया की हमने इतनी ज़्यादा टाइप्स देखी हैं, उसमें से कोई भी एनीमिया का पेशेंट आपके पास आएगा तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके आएगा। उन सब के अंदर ये सिम्टम्स मौजूद होंगे। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक साइंस, मीन्स वो वेदर आयरन डेफिशिएंसी है, वेदर वो सिड्रोब्लास्टिक है, वेदर वो मैगलोब्लास्टिक है, कोई भी एनीमिया की टाइप है उसमें आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टिश्यूज़ को नहीं जा रही, इस वजह से। अब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो पेशेंट के अंदर आपको, वो आके कंप्लेन करेगा, आपके पास आएगा, मैं बहुत थका थका फील करता हूँ क्योंकि उसके ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही टिश्यूज़ को। लाइट हेडेडनेस फील करेगा, मींस जैसे हाइपोटेंशन की स्टेट होती है कि हर वक्त वो कहेगा चक्कर आते रहते हैं मुझे, ऐसे बेहोशी वाली स्टेट होती रहती है, बस आँखों के आगे अंधेरा आता रहता है, इस तरह का ना। उसके बाद भी है द ब्रेथलेसनेस, ऑब्वियसली ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही तो ब्रेथलेसनेस होगी। इसके अलावा क्या है, वर्सनिंग ऑफ द इस्कीमिक सिम्टम्स, कि जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल एंजाइना का पेशेंट है, क्लॉडिकेशन का पेशेंट है, क्लॉडिकेशन मींस के पेरिफेरल जो आपकी वेजल्स हैं, टांगों को सप्लाई कर रही हैं वेजल्स, उनमें कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से अब अनीमिया हो जाएगा। ऐसे लोगों को जिनको पहले एंजाइना था, क्लॉडिकेशन के भी पेशेंट्स थे, उनका वो वर्सन होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉन स्पेसिफिक साइंस जो हम नोट करेंगे कि उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पैलर हो जाएगी, पीले पीले हो जाएंगे लोग। टेकिपनिया, टेकिपनिया मीन्स के वही के सांस जो है वो बहुत ब्रीदिंग जल्दी जल्दी हो रही होगी इन लोगों की। रेज जुगुलर वीनस प्रेशर, अब खुद सोचें कि एक बंदे को एनीमिया हुआ था, उसके हार्ट ने कॉम्पनसेटरी कार्डियक आउटपुट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब हार्ट इतना काम करेगा, करता जाएगा तो वो हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है ना। तो इस वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की वजह से अब वो हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। जब हमारा राइट हार्ट होता है वो आपको पता है सुपीरियर वेना केवा के साथ लिंक्ड होता है, और सुपीरियर वेना केवा ऊपर जाके इंटरनल जुगुलर वेन के साथ कनेक्टेड होता है, जुगुलर वेन के साथ। तो ऑब्वियसली जब हार्ट फेल होगा तो वो जो ब्लड होगा वो अपने अंदर नहीं रख पाएगा, वो पीछे भेजेगा, पीछे जुगुलर वेन में भेजेगा, जिसकी वजह से जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, जुगुलर वेन के प्रेशर बढ़ने के अलावा जब पीछे की तरफ ब्लड आएगा
तो पीछे की तरफ जब ब्लड आएगा तो बॉडी के अंदर एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, एंकल एडिमा आपको मिलेगा, ठीक है। हार्ट फेलियर की वजह से पीछे की तरफ ब्लड आएगा, हार्ट के अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि हार्ट फेल हो चुका है, हार्ट पंप नहीं कर सकता, थक गया है। तो इस वजह से वो पीछे हार्ट जो है सारा ब्लड भेजेगा और पीछे जाके एडिमा करवाएगा। सो एंकल एडिमा मिलेगा आपको। टेकीकार्डिया मिलेगा क्योंकि हार्ट ने कॉम्पनसेटरी इंक्रीज़ कर दिया अपनी हार्ट बीट वगैरह। मर्मर्स आपको मिलेंगे, फ्लो मर्मर्स मीन्स के जो हार्ट पंप करेगा उस वक्त मर्मर्स आएंगे। इसके अलावा क्या है, पोस्टरल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन भी उसी वजह से कि हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी। तो ये सारे वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइंस हैं जो कि किसी भी अनीमिया के पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि वो कौन सा अनीमिया है, आयरन है, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है, थैलासीमिया है, कोई हमें नहीं पता कि कौन सा अनीमिया है। बस हमें ये पता है कि ये पेशेंट अनीमिया का है, ठीक है। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इज़ द मोस्ट कॉमन एनीमिया। सबसे पहली बात कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। डाइटरी आयरन जो होता है ये कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, ड्यूडिनम में। जो हम डाइट में आयरन लेते हैं ये कहाँ पे जाता है, ड्यूडिनम के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। ये आपका एमसीक्यू बनता है, वो पूछते हैं कि किस में जो है ये रीअब्जॉर्ब होता है, तो यू शुड नाउ ड्यूडिनम के अंदर होता है। इस वजह से आपको पता है जो सीलिएक डिजीज़ के लोग होते हैं उनको मोस्टली ड्यूडिनम इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे आयरन की रीअब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होती है। और सीलिएक डिजीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उस वजह से कॉमन होता है। इसके बाद क्या है कि जब वो वहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है तो वो बता रहे हैं कि जो Fe+3 होता है वो Fe+2 में कन्वर्ट होता है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि Fe+2 में जब तक वो नहीं कन्वर्ट होगा तब तक वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो प्लांट्स में से आती है वो होती है Fe+3 की फॉर्म में, और जो मीट से आती है वो Fe+2 की फॉर्म में होती है। मींस जो प्लांट्स वाली होगी उसको पहले जो है Fe+2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। फिर 80% जो फंक्शनल आयरन होती है वो हमें जो है वो हीमोग्लोबिन में मिलती है, और बाकी जो है वो स्टोर्ड हो जाती है। कहाँ पे स्टोर्ड हो जाती है, मैक्रोफेजेस के अंदर, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स के अंदर। और आपको पता है फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर होती है। इसके अलावा जो हमारी होती है विटामिन सी, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीडाइज्ड आयरन, मतलब Fe+3, एंड देयर फॉर इम्पॉर्टेंट इन आयरन रीअब्जॉर्प्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी की वजह से आयरन की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये उसको Fe+2 की फॉर्म में रखता है। वो जो है ऑक्सीडाइज्ड आयरन को, मतलब Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसमें से कुछ MCQs बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पैराग्राफ बताया। सो ये देखें, अगर फिगर हम डाइटरी आयरन है हमारी अंदर आ रही है, नॉन हीम आयरन है और हीम आयरन है, फिर वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है। कहाँ पे, गट का ल्यूमेन आपको नज़र आ रहा है, सेल्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रही है आयरन, ठीक है। इसमें से उन्होंने बताया हुआ है कि जो विटामिन सी और अमाइनो एसिड्स होते हैं ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं, जबकि ये जो फाइटेट्स हैं, टेनिन्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, मीन्स चाय वगैरह, ये चीज़ें जो है इसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। फिर एक बात याद रखनी है कि हेप्सिडिन जो है ये ज़्यादा होगा तो आयरन की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। हाई हेप्सिडिन स्टेट है तो रीअब्जॉर्प्शन देखें सिर्फ इतनी सी हो रही है, और जो लो हेप्सिडिन स्टेज है इसमें देखें किस तरह से इतनी ज़्यादा आयरन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये बात याद रखनी है। जो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के लोग होते हैं ना, उनके अंदर यही मसला होता है, उनकी हेप्सिडिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आयरन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और इस वजह से उनको अनीमिया हो रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होती हैं, मतलब एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में कोई भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होंगे वो हेप्सिडिन को ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फेरोपोटिन नहीं होती। फेरोपोटिन जो होती है ये एक्चुअली आयरन की रीअब्जॉर्प्शन में टेक पार्ट करती है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। सो अगर वो हेप्सिडिन ज़्यादा होगा तो फेरोपोटिन कम होगी और आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि ये जो है ज़्यादा कर रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिया के अंदर, और अनीमिया, हाइपोक्सिया, लो आयरन स्टोर्स होंगे, सप्रेसिस हेप्सिडिन सिक्रीशन, और फिर फेरोपोटिन अवेलेबल होती है और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की कोशिश करती है बॉडी। उसके बाद क्या करती है, जब आयरन यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती है तो ट्रांसफेरिन के साइड बाइंड करती है, और जहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर जाना होता है इसमें चली जाती है, और स्टोर होना होता है तो स्टोर हो जाती है। जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है कि 65% केसेस में जो आयरन निकलती है वो हीमोग्लोबिन के पास जाती है, बाकी जो है वो 29% फेरेटिन के पास जाती है स्टोर्ड फॉर्म में, 4% मायोग्लोबिन, 2% इंजाइम्स, ठीक है। मतलब बाकी ज़्यादातर हीमोग्लोबिन के पास जाती है। एक दिन के अंदर जो आयरन रीअब्जॉर्ब होती है वो सिर्फ इतनी होती है, 3.5 मिलीग्राम्स पर डे।
नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आपको पता होगा कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। या तो ये है कि हम डाइट में ही आयरन कम ले रहे हैं, या ये कि डाइट में आयरन तो ले रहे हैं लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही सही तरह, या ये है कि हमारी आयरन की डिमांड्स बढ़ गई हैं, या ये है कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी से लॉस होता जा रहा है किसी फॉर्म में। तो ये 4 मेजर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं सबसे पहले कि डाइटरी लैक है, कि डाइट में ही नहीं लिया जा रहा। डाइट में ना लेना इस चिल्ड्रन एंड एल्डरली, इनमें ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये हम देखेंगे कि होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, हम पीड्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो मदर मिल्क पे होते हैं। ठीक है। उसके बाद वीनिंग उनकी प्रॉपर नहीं होती तो उस वजह से फिर उनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, या आयरन की सप्लीमेंटेशन, आयरन फोर्टिफिकेशन, मिल्क नहीं ले रहे होते उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से फिर आता है इंक्रीज यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड किस में बढ़ेगी? प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में एक फीटस हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी होती है, लैक्टेशन के दौरान होती है मदर को। ठीक हो गया। तो ये है इंक्रीज़्ड डिमांड। इसी तरह चिल्ड्रन हैं तो उनकी ग्रोथ हो रही होती है, जब वो डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी जब ग्रोथ हो रही होती है तो उस दौरान उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से उनके अंदर भी डेफिशिएंसी होगी। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे इम्पेयर होगी? एक हमने एग्जांपल पहले देखी है, सीलियक डिजीज़ ड्यूडेनम के अंदर हो जाए अगर, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाएगी। दूसरा क्या है, किसी का गैस्ट्रेक्टमी की करनी पड़ी थी हमें, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड नहीं है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था। फिर क्या है, ब्लड लॉस। जैसे कि मैंने कहा आयरन तो है लेकिन लॉस होता जा रहा है, किसकी फॉर्म में? ब्लड लॉस की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस, हमने बहुत सी जीआईटी के डिसऑर्डर्स पढ़े हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी। जीआईटी ब्लीडिंग हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। फॉर एग्जांपल पोलिप्स हैं, फॉर एग्जांपल डिवर्टिकुलाइटिस हैं, जो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, या आपको बहुत कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीडी जिसको हम कहेंगे। इसके अलावा जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बच्चों के अंदर जो जीआईटी ब्लड लॉस का मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ हुकवर्म इन्फेक्शन एंड द शिस्टोसोमियासिस। ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द केस। इसके अलावा फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें मैनोरेजिया, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैंस्ट्रुएशन हो उसकी वजह से, ये बहुत कॉमन है। और कोलोरेक्टल कैंसर का किस में होगा ज़्यादा रिस्क? जो एल्डरली होंगे। ठीक है। इस वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी के जो फीमेल्स आएंगी तो हम मेनोरेजिया का पूछेंगे, बच्चे आएंगे तो वीनिंग का पूछेंगे, प्रॉपर की है कि नहीं, डाइट में ले रहे हैं कि नहीं, या उसको जो है वो कहीं जो है क्या हो रहा है कि हुकवर्म के लिए हम ये पूछेंगे ना कि कहीं खारिश उरिश तो नहीं होती, एनल स्क्रैचिंग तो नहीं करता ये, ठीक है, इचिंग तो नहीं होती इसको। इसके अलावा जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के वो हम हिस्ट्री लेंगे, आपको पता है कैसे लेते होते हैं। ओल्ड एज में लोग आएंगे तो सबसे पहले हम कोलोरेक्टल कैंसर का सोचेंगे कि इसको आयरन डेफिशिएंसी जो हो रही है बुढ़ापे में जाके, तो इसका मतलब कि हमें कोलोनोस्कोपी करके सबसे पहले कोलोन कैंसर को रूल आउट करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन से एज में आ रहे हैं बच्चे, उसकी कॉज डिफरेंट है। इस वजह से दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट SCQ, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो यहाँ पर भी ये जो कॉजेज़ लिखे हुए हैं ना स्टेप अप पे, ये भी देख लें, वही लिखे हुए हैं सारे। इन्फेंट एंड टॉडलर्स का देख लें कि किस तरह से जो ह्यूमन मिल्क होता है दैट इज़ एक्चुअली लो इन आयरन, और आयरन सप्लीमेंटेशन की इनको ज़रूरत पड़ती है। और ये सब कुछ उन्होंने मतलब हर एज का बताया हुआ है। साइड में जो पीका बताया हुआ है कि पीका जो होता है, ये आयरन डेफिशिएंसी के जो लोग होते हैं ना, इनको पीका होता है, मीन्स क्रेविंग फॉर मिट्टी। ठीक है। जो मिट्टी लाइक नॉन फूड आइटम्स को मतलब क्रेविंग होती है। इसके अलावा पेगोफेजिया क्या है कि क्रेविंग फॉर आइस होती है। दिस इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसके अलावा आपको पता है कोइलोनिकिया हो जाता है, स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज। अब ये वाली जो पिक्चर है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो हमारे RBCs होते हैं वो इस तरह बन रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमारी जो है DNA सिंथेसिस तो नॉर्मल है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी है, थैलेसीमिया है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, इन केसेस में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन सही नहीं होता RBCs का, जिसकी वजह से वो अपनी कोशिश करते हैं कि किसी तरह हीमोग्लोबिन आ जाए हमारे अंदर, तो वो एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर देते हैं। जो नॉर्मली एक डिवीजन होनी होती है उससे ज़्यादा डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से RBCs छोटे हो जाते हैं। ठीक है। एक तो उनका कलर भी नहीं आ रहा होता है, रेड प्यारा सा कलर, तो वो कहते हैं हम एक और डिवीजन करते हैं शायद हमारे अंदर कलर आ जाए, लेकिन वो कलर नहीं आता। तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से इनका साइज़ छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि DNA सिंथेसिस नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, या विटामिन B12 और फॉलेट जो होते हैं DNA सिंथेसिस में टेक पार्ट कर रहे होते हैं, तो जब ये नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी हीमोग्लोबिन तो होगी लेकिन हमारी जो है वो मैक्रोसाइट्स बन जाएंगे,
ठीक है, बड़े बड़े सेल्स बन जाएंगे इसमें, क्योंकि एक डिवीजन के लिए हमें डीएनए चाहिए, डीएनए नहीं है तो डिवीजन नहीं होगी, तो वो बड़े रह जाएंगे, मतलब उन्होंने जो एक और डिवीजन करनी थी वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवीजन हो रही है और यहाँ पे डिवीजन जो है वो एक कम हो रही है, जिसकी वजह से वो बड़े रह गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि लिवर डिजीज़ में हाइपोथायराइडिज्म, अल्कोहल की वजह से हाइपरलिपिडीमिया, प्रेगनेंसी में भी जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। ओके, बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।